नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आप लोग जानते होंगे हम लोग क्या कर रहे हैं, जो 10,000 MCQ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो अपना यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 है इसके लिए। तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, साथ साथ वीडियो को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जो क्लास है। और इससे पहले कि हम लोगों ने जो इकोलॉजी एनवायरनमेंट था उसकी क्लास में क्या किया था, जो एक तरीके से 25 क्वेश्चन जो थे उनकी प्रैक्टिस की थी और 25 प्लस क्वेश्चन ही प्रैक्टिस की थी। तो आप लोग देखेंगे ये वाले जो क्वेश्चन है, जो हम लोगों ने पिछली बार जो इकोलॉजी और एनवायरनमेंट की क्लास ली थी उसमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी। तो आप लोग देख सकते हैं। चलिए हम लोग क्या है लास्ट में आ जाते हैं फटाफट से। तो चलिए हम लोग क्या है यहाँ पे आ चुके हैं और हम लोगों ने कितने करीब लगभग 27 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी पिछले वीडियो में। आज भी हम लोग क्या करेंगे, लगभग 25 प्लस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हम लोग का आता है, यदि आप हिमालय से होकर यात्रा करते हैं तो आपको वहाँ निम्नलिखित में से किस पादप या किन पादपों को प्राकृतिक रूप से उगते हुए देखने की संभावना है। यानी कि आप जब हिमालय से होकर जाएंगे तो आप इनमें से किस पादप के उगने की संभावना है प्राकृतिक रूप से। एक चीज़ ध्यान रखनी है, प्राकृतिक रूप से की बात हो रही है। क्या वहाँ पे बांज एक तरीके से पाए जा सकते हैं? हाँ पाए जाएंगे। और बुरंश क्या पाए जाते हैं? वो भी पाए जाएंगे। परंतु चंदन आप लोग जानते होंगे, जो दक्षिण भारत है वहाँ का रीजन है, वहाँ पे पाए जाते हैं। और पर्णपाती एक तरीके से होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक, यानी कि 1 और 2 राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा, जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य को परंपरागत जीव के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक स्थापना में निहित है। तो क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि जैव विविधता की यानी कि साथ क्या हो जाए, मतलब कि जैव विविधता की सुरक्षा भी हो जाए, परंपरागत जो जीवन है उसको भी संचालित किया जा सके। तो सबसे ज़्यादा बेहतर रणनीति कौन सी होगी? क्या जैव मंडल निकाय यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व बनाया जाए, राष्ट्रीय उपवन यानी कि जो नेशनल पार्क होते हैं उन्हें बनाया जाए, वनस्पति उद्यान है उनको बनाया जाए, या फिर वन्यजीव अभ्यारण्य उनको बनाया जाए। तो आप लोग जानते होंगे सबसे बेहतर अगर विकल्प की बात की जाए तो कौन सा हमारा, जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं वही हमारे क्या सबसे बेहतर होंगे। क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, काफ़ी वास्ट होता है और उसमें उसके अंदर क्या नेशनल पार्क भी आ सकता है, वन्यजीव अभ्यारण्य भी आ सकता है, जैव मंडल एक तरीके से जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो भी आ सकता है। तो जैव मंडल निकाय जो है काफ़ी बड़ा रिजर्व, एक तरीके से काफ़ी बड़ा एरिया होता है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। तो पारिस्थितिकी रूप से संवेदी क्षेत्रों में क्या है, पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जो या फिर जिन्हें वन्यजीव अभ्यारण्य संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन घोषित किया जाता है। तो आप लोग जानते हैं कि पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र जो है उन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत नहीं, 1986 के तहत किया जाता है। पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्रों को घोषित करने का प्रायोजन है उन क्षेत्रों में केवल देख रहे होंगे, केवल कृषि को छोड़कर सभी, केवल और सभी देख रहे होंगे दोनों एक्सट्रीम वर्ड है, तो यानी कि हमारा बी वाला भी गलत हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों का इस प्रकार का जो क्वेश्चन है आपको इस प्रकार से सॉल्व करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। नीम के पौधे के संदर्भ में निम्नलिखित कदम पर विचार करना है और कौन सा सही है। कुछ जाति के कीटों और विरुतियों के प्रचुर उद्भवन को नियंत्रित करने के लिए नीम के तेल का प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जा सकता है। तो आप लोगों को पता होगा जो नीम होता है वो एंटीबायोटिक होता है, तो एक हमारा तो हो ही जाएगा। और नीम के बीज का प्रयोग जैव ईंधन और अस्पताल के अपमर्जक के निर्माण के लिए किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाएंगे, परंतु इसका जो कि हमारा सेकंड वाला गलत है। तो नीम के बीजों का उपयोग जैव ईंधन के रूप में नहीं होता है और ना ही क्या अपमर्जक के रूप में होता है। नीम के तेल का अनुप्रयोग औषधि के रूप में तो होता ही है। तो हमारा 1 और 3 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड भारतीय संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत आता है। तो यहाँ पे भी देख रहे हो कानून जो है गलत दे दिया गया है, 1986 के तहत नहीं आता है। और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण सांविधिक निकाय है। तो ये तो बात बिल्कुल सही है, यानी कि जो हमारा क्या है राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य जो है एक सांविधिक निकाय है, क्योंकि एक कानून के तहत ही बनाया गया। और इसमें क्या हमारा जो भारतीय पशु कल्याण बोर्ड अधिनियम 1986 नहीं है, बल्कि क्या है हमारा यहाँ पे 2000 जो 1960 है, 2000 नहीं 1960 का कानून के तहत बनाया गया। और इधर हमने क्या बोला, राष्ट्रीय गंगा नदी द्रोणी प्राधिकरण की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। तो बिल्कुल
सही क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। तो 1 और 2 मतलब कि ये 2 और 3 सही हो जाएगा, 1 हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि क्या यहाँ पे 1960 है ना कि 1986 है। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वहाँ एक फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त अनूप शेप होने के कारण जैव समृद्ध जैव विविधता बढ़ाता है। आप लोगों ने इससे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था क्वेश्चन एक डांसिंग डियर के बारे में, तो उसी के बारे में यानी कि वहाँ का जो वनस्पति क्षेत्र है उसके बारे में बोला गया। तो केवल लामजाओ आप लोग जानते होंगे नेशनल पार्क है जो हमारा मणिपुर में पाया जाता है, यहाँ पर ही डांसिंग डियर भी पाए जाते हैं। कृषि एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन आप लोग जानते होंगे जो साइट होता है हमारा, और जो IUCN होता है, यहाँ पे तो IUCN की बात हो रही है और यहाँ पे साइट की बात हो रही है। तो यहाँ आप ध्यान से पढ़िएगा, कृषि एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज तथा वन्य प्राणी जाति एवं वनस्पति जाति की संकटापन्न स्पीशीज के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन यानी कि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना या फिर फोना एंड फ्लोरा। साइट और IUCN के बारे में आपको बताना है। साइट IUCN और IUCN क्या है, UN का एक अंग है। तो सीधी सी बात, अगर आपने थोड़ा सा भी अगर संस्थाओं के बारे में पढ़ा है तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि IUCN क्या है, UN से कोई डायरेक्टली कनेक्शन नहीं है, तो यानी कि उसका अंग नहीं है। तो हमारा एक गलत हो जाता है और हम आंसर तक तुरंत पहुँच गए। तथा साइट सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय करार है, तो बिल्कुल सही बात है। यानी कि साइट जो होता है हमारे 2 राष्ट्रों के बीच में एक तरीके से समझौता कराता है कि अगर हमारे देश के जो जीव हैं तुम्हारे देश में चले जाते हैं तो आप उनको मारेंगे नहीं या फिर उनको एक तरीके से ट्रेड करेंगे, मतलब कि ट्रेड नहीं करेंगे या फिर तस्करी नहीं करेंगे। और वहीं दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है, यानी कि आंसर तो हमें मिल ही गया 2 और 3। IUCN प्राकृतिक पर्यावरण के बेहतर प्रबंधन के लिए विश्व भर में हजारों क्षेत्र परियोजनाएं चलाता है, तो बिल्कुल सही बात है। साइट उन राज्यों पर वैध रूप से आबादकर है जो शामिल हुए हैं लेकिन कन्वेंशन राष्ट्रीय विधि का स्थान नहीं लेता, तो ये भी हमारी बात सही हो जाती है। ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग करने से शक्ति संयंत्रों से प्राप्त फ्लाई ऐश, तो आप लोगों ने सुना होगा फ्लाई ऐश के बारे में, काफ़ी आप लोगों ने देखा भी होगा कि एक राख की तरह होता है ये फ्लाई ऐश जो कि कोयले के जलने से बनता है। कौन सा कथन सही है? विकल्प हमारे पास दिए हैं। फ्लाई ऐश का उपयोग भवन निर्माण के लिए ईंटों के उत्पादन में किया जा सकता है, तो बिल्कुल सही बात है। इससे ईंटें बनती हैं, काफ़ी मजबूत बनती हैं और काफ़ी हल्की भी बनती हैं। फ्लाई ऐश का उपयोग कंक्रीट के कुछ पोर्टलैंड सीमेंट अंशों के स्थापन यानी कि रिप्लेसमेंट के रूप में किया जा सकता है, तो ये भी हमारी बात सही है। फ्लाई ऐश में केवल देख रहे होंगे, केवल शब्द का इस्तेमाल किया है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड कैल्शियम डाइऑक्साइड बना होता है, इसमें कोई विषाक्त नहीं होता। सीधी सी बात है, विषाक्त काफ़ी होता है, यानी कि आप लोग जानते होंगे राख है यानी कि वेस्ट है, तो वेस्ट में विषाक्त तो होगा ही। और ऐसा कैसे हो सकता है कि केवल इसमें सिलिकॉन और एक तरीके से ऑक्साइड ही हो? राइट आंसर हमारा 1 और 2 मिल जाता है। भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी जो ड्यूगोंग होता है, इससे पहले हम लोगों ने वीडियो पढ़ा था जो ड्यूगोंग के बारे में पढ़ा था ऑलरेडी, तो इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जिसने ऑलरेडी हम लोगों का जो इकोलॉजी इन्वायरमेंट वाला लास्ट वीडियो देखा होगा तो उसको आराम से पता होगा, इसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा था। इसमें हम लोगों ने समुद्री घोड़ा, समुद्री गाय और समुद्री सिंह तीनों के बारे में बात की थी। और ये भी बात की थी कि जो समुद्री घोड़ा होता है वो उसमें क्या नर जो होता है क्या करता है, बच्चे को जन्म देता है, और एकमात्र ऐसा जीव है जो बच्चे को जन्म देता है यानी कि नर में। तो हमारे क्या जाता है, यह एक शाकाहारी समुद्री जीव है, बिल्कुल 100% सही बात है। हम 50-50 पे डायरेक्ट आ गए। यह भारत के पूरे तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है, तो आप समझ सकते हैं पूरे तट में कैसे पाएगा। तो 1 और 3 हमारा राइट आंसर हो जाता है, 2 हमारा गलत हो जाता है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत क्या है, संरक्षण है इन्हें वैधिक रूप से। अगर आप इन्हें नुकसान पहुँचाते हैं तो आपको क्या सजा हो सकती है या फिर जुर्माना भी हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जलीय प्राणी है? तो क्या बोला, मैंने गलत पढ़ दिया क्या? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? राष्ट्रीय उद्यान नहीं, राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन सा है? सीधी सी बात है, गंगा नदी डॉल्फिन है। 2009 के आसपास में 2009 के आसपास में क्या इसको राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थ के प्रयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से बाह्य करने या फेज आउट करने का मुद्दे पर संबंध है। तो सीधी बात बोली गई है कि इनमें से कौन सा संगठन या फिर कौन सा संधि या फिर जो भी कहते हैं सम्मेलन हुआ था,
उसका तहत जो ओजोन है उसको अपघटन करने वाले पदार्थों को फेज आउट करने के लिए बात हुई थी। तो आप लोगों को पता होगा हम लोगों का क्या होता है, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो हमारा एक तरीके से जो HCFC है, HCF है, उसको हटाने की बात की गई थी। तो आप लोगों को इससे पहले ही पता होगा, एक वियना होता है, एक मॉन्ट्रियल है, एक वियना, मॉन्ट्रियल, एक हमारा किगाली। तो किगाली में HCF की हटाने की बात की गई है। वियना में मतलब कि वियना एक तरीके से बाध्यकारी नहीं था, वियना, मॉन्ट्रियल और किगाली, ये आपको तीन के तीनों संगठन याद होने चाहिए। और एक बात और याद रख सकते हैं, यहाँ पे जो ओजोन होता है उसको किस में नापते हैं, डॉप्सन में नापते हैं, जिसको 0.01 मिलीमीटर के बराबर एक डॉप्सन होता है। भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोग है। तो यानी कि मैंग्रोव भी हैं, सदापर्णपाती वन है और मतलब कि सदापर्णी वन भी पाए जाते हैं। तो कहाँ हो सकता है, अंडमान निकोबार ही हो सकता है हमारा। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आमतौर पर समाचारों में आने वाला Rio+20 सम्मेलन, ये तो वैसे करंट अफेयर से रिलेटेड हो गया, परंतु फिर भी हम लोग क्या थोड़ा सा देख लेते हैं क्या था। तो Rio+20 क्या हमारा, जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थे या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो हमारा है उसे हम कहते हैं Rio+20। हर 20 सालों में होता है। जैव विविधता पर जो कन्वेंशन है वो 1992 में हुआ था। अगला आता हमारा हरित जलवायु निधि यानी कि ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है, इसके बारे में आपको निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में कौन सा कथन सही है, ये विकासशील देश को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धति में सहायता देने का आशय से बनी है। तो बिल्कुल सही बात है। ये UNEP, OECD, एशियन डेवलपमेंट बैंक और विश्व बैंक के तत्वाधान में स्थापित की गई है। तो ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है बिल्कुल इससे अलग है, तो यानी कि हमारा केवल एक सही होगा, इन सारे देशों से मिलकर के नहीं बनी हुई है। निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय सीधी बात है, कौन सा हमारा हो जाएगा, जो ऐसा क्षेत्र जो है का ऊंचाई पे हो और एक तरीके से तीनों जलवायु क्षेत्रों को पकड़ता हो। तो नामदफा जो हमारा नेशनल पार्क है वो हमारा कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। तो ये हमारा क्या है, उष्णकटिबंधीय, उपोष्ण और शीतोष्णकटिबंधीय, आर्कटिक और आर्कटिक भी वहाँ पर पाया जाता है, तो पारिस्थितिक रूप से पाया जाता है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है और कंचनजंगा हमारा कहाँ पे, जो सिक्किम में है। और नंदा देवी हमारा कहाँ पे, नंदा देवी हमारा उत्तराखंड में पड़ जाता है। नेवरा वैली जो हमारा, आप देख लीजिए, थोड़ा सा मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, जिसको पता है वो क्या कमेंट बॉक्स में बताएगा। बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप, यानी कि बायोकार्बन यहाँ पे पढ़ दिया हम लोगों ने, फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप का प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन करता है। तो इसका प्रबंधन कौन करता है, हमारा वर्ल्ड बैंक जो होता है वही इसका क्या करता है, प्रबंधन करता है। भारत के एक विशेष क्षेत्र में स्थानीय लोग जीवित वृक्षों की जड़ों का क्या करता है, अनुवर्धन करके जलधारा को पार करने के लिए सुदृढ़ पुल का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे समय गुजरता है पुल और अधिक बड़ा मजबूत होता जाता है, जीवित जड़ पुल कहा जाता है। सीधी सी बात मेघालय की बात हो रही है, वहाँ पे क्या जीवित जड़ पुल बनाए जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता हमारा वन कार्बन प्रबंधन, यानी कि फॉरेस्ट कार्बन फैसिलिटी जो है, फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी, ठीक है, के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह सरकारों, व्यवसायों, नागरिक समाजों, देशी जनों की एक वैश्विक भागीदारी है क्या। तो इसके विकल्प हम लोग देख लेते हैं। तो हमारे क्या है, देश से जो एक तरीके से भागीदारी है, बिल्कुल सही बात इसमें दिया गया है। एक धारणी यानी कि सस्टेनेबल वन प्रबंधन हेतु पर्यावरण अनुकूली, इको फ्रेंडली और जलवायु अनुकूली प्रौद्योगिकी के विकास के लिए वैज्ञानिक वानिकी अनुसंधान में लगे विश्वविद्यालयों, विशेष यानी कि इंडिविजुअल वैज्ञानिकों और तथा संस्थानों को वित्तीय सहायता। तो ये क्या हमारा वित्तीय सहायता से संबंधित जो कि संस्थान है उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने से संबंधित नहीं है। तो हम दो को काटते हैं और 1 और 3 हमारा है कि नहीं है। अभी हम लोग क्या देख लेते हैं, जो 3 हमारा है कि नहीं है। यह देशों की उनके वनोन्मूलन और वन न्यूनीकरण उत्सर्जन कम करने, यानी कि
जो हमारा रीड है, रिड्यूसिंग एमिशन एंड डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन प्रयासों में वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। तो हमारा हाँ जी बिल्कुल सही बात है कि जो रीड है वहाँ पे क्या वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। वैसे तो ये क्या क्वेश्चन काफ़ी टफ है, अगर आपको एग्जाम रियल लाइफ में अभी तो मैं सॉल्व करा रहा हूँ तो काफ़ी आपको हो सकता है ईजी भी लग रहा हो, या फिर क्योंकि मैं अभी का है आंसर एक तरीके से सॉल्व करने के बाद में ही करा रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि मतलब कि आपको हो सकता है अभी ईजी लग रहा हो, परंतु रियल लाइफ में जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो एक तरीके से ये टफेस्ट एग्जाम मतलब कि टफेस्ट जो क्वेश्चन में से एक माना जाएगा। वेटलैंड इंटरनेशनल नामक संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो वेटलैंड क्या है, हम लोगों ने इससे पहले जस्ट पढ़ा था, ये संरक्षण संगठन का विश्वव्यापी भागीदारी है, तो बिल्कुल सही बात है। और उसमें क्या पूछ लिया गया था, रामसर के बारे में बात कर दी गई थी, तो यहाँ पे क्या हमारा एक वाला सही है। जैव विविधता हॉट स्पॉट की संकल्पना इस संगठन ने शुरू की, तो बिल्कुल गलत बात है हमारी, जैव विविधता हॉट स्पॉट की संकल्पना इसने नहीं की थी। यह महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र है के रूप में ज्ञात है और स्थानों की पहचान करता है, तो ये भी बात हमारी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम शब्द का सबसे स्पष्ट वर्णन करता है। और इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने जस्ट बात की थी इकोसिस्टम क्या होता है हमारा, इकोटोनिज्म कहता है, और इकोसिस्टम क्या होता है हमारा एक सिंगल जो है इसे इकोसिस्टम कहता है। तो चलिए हम लोग क्या है डेफिनेशन पढ़ देते हैं। एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवों का एक समुदाय, तो बिल्कुल सही लग रहा है वैसे तो, पर अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। पृथ्वी का एक भाग जो सजीव जीवों के द्वारा आवासित होता है, तो सजीव जीवों के द्वारा केवल नहीं, उसमें जल भी होगा, पौधे भी होंगे, और एक तरीके से हवा पानी वायु सब होना चाहिए। जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वह रहते हैं, तो बिल्कुल सही बात है हमारा, यानी कि दूसरे से ज़्यादा यानी कि पहले से ज़्यादा जो सी वाला है जो ज़्यादा एग्जैक्ट है, तो यही हमारा सही आंसर होगा। किसी भौगोलिक क्षेत्र का वनस्पति और प्राणीजात, तो केवल वनस्पति और प्राणीजात नहीं होंगे, हम लोगों ने इससे पहले भी कह दिया था। भारत में निम्नलिखित में से किस एक प्रारूप में सागौन यानी कि टीक है एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है, तो कहाँ पे हमारा उष्ण कटिबंधीय जो आर्द्र पर्णपाती वन होते हैं, आप इसको याद रख लीजिए। सागौन हमारा क्या उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में आता है, ना कि शीतोष्णीय, ना ही घासयुक्त वाले में आता है, ना ही कटीले वालों में। अभी हम लोग आ चुके हैं 2016 पे, 2013 से लेकर के हम लोग 2016 पे भी आ चुके हैं। तो अगला हम लोग का क्वेश्चन आता है, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू द कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन का के महत्व क्या है। इसका उद्देश्य नव परिवर्तनकारी राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं समर्थक अंतर्राष्ट्रीय भागीदारियों के माध्यम से प्रभावकारी कार्रवाइयों का प्रोत्साहन करना, तो बिल्कुल सही बात है, यानी कि प्रोत्साहन करना है। ये विशिष्ट रूप से दक्षिणी एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र पर केंद्रित है तथा इसका सचिवालय उन देशों के वित्तीय संस्थानों के बड़े हिस्से का नियतन सुलभ कराता है। तो आप अगर थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ेंगे तो आप आराम से इसको पकड़ पाएंगे कि ये विकल्प हमारा गलत बनाया गया है, और यह मरुस्थलीकरण को रोकने में स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु ऊर्ध्वगामी यानी कि बॉटम अप अप्रोच को प्रतिबद्ध है, यानी कि एक तरीके से जो लोग हैं उनको भी भागीदारी के रूप में शामिल करता है। तो हमारा तीसरा गलत हो जाता है, तीसरा सही हो जाता है, दूसरा गलत हो जाता है, तो 1 और 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की प्रमुख विशेषता है। ये नदी बेसिन योजना एवं प्रबंधन की इकाई, मतलब नदी बेसिन जो है योजना एवं प्रबंधन की इकाई है, तो ये विकल्प हमारा सही हो जाता है। यह राष्ट्रीय स्तर पर नदियों के संरक्षण का प्रयास की अगुवाई करता है, तो दो तो हमारा बल्कि बिना पढ़े भी हम समझ सकते हैं, बल्कि पढ़ना तो पड़ेगा पर आप कॉमन सेंस से समझ सकते हैं। NGRB यानी कि नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी का अध्यक्ष चक्रानुक्रम आधार पर उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों में से एक होता है जो जिनसे होकर गंगा बहती है। तो ऐसा नहीं है, इसकी अध्यक्षता मैंने ऑलरेडी आपको इससे पहले के वीडियो जो क्वेश्चन था उसमें बताया था, PM होते हैं। तो 1 और 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, तो आप लोग जानते होंगे ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल शायद आप लोगों ने देखा भी होगा, एक तरीके से भूरे कलर का पक्षी होता है, और उसका क्या होता है मतलब कि चोंच थोड़ी सी लंबी होती है,
तो उसे हॉर्नबिल यानी कि उसे ही सींग वाला पक्षी यानी कि हॉर्न मतलब सींग होता है तो उसे ही हॉर्नबिल कहा जाता है। प्राकृतिक आवास में सबसे अधिक पाए जाने की संभावना कहाँ पे है? पश्चिमी घाट में है, तो इसका आप सीधे सीधे समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित में विचार करना है कौन सा सही सुमेलित है। कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला शब्द और उनका मूल स्रोत। एनेक्स 1 देश कहाँ पे हमारे हैं? एनेक्स 1 देश आप लोग जानते हैं क्योटो प्रोटोकॉल से थे, यानी कि हमारा एक गलत हो जाता है। और प्रमाणित उत्सर्जन दायित्व यानी कि सर्टिफिकेट एमिशन जो रेडिएशन सर्टिफिकेट एमिशन रिडक्शन जो है वो किससे हमारा संबंधित है? वो भी हमारा कहीं ना कहीं क्योटो प्रोटोकॉल से ही संबंधित था। और क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म ये भी हमारा क्योटो प्रोटोकॉल से ही संबंधित था। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? केवल 3, यानी कि केवल तीसरा वाला सही सम्मिलित है, दूसरे वाले भी क्या तीसरे का ही पार्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा से भारत के हरित भारत मिशन नेशनल ग्रीन इंडिया मिशन यानी कि ग्रीन इंडिया मिशन के उद्देश्य का सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है? पर्यावरण लाभों एवं लागतों को केंद्र तथा राज्यों के बजट में सम्मिलित करते हुए हरित लेखाकरण यानी कि ग्रीन अकाउंटिंग का अमल करना है, ग्रीन अकाउंटिंग को अमल करना। तो क्या हमारा जो ग्रीन इंडिया मिशन का उद्देश्य ग्रीन अकाउंटिंग को अमल करना था, तो ये हमारा गलत हो जाता है। ग्रीन अकाउंटिंग एक अलग कंसेप्ट है और ग्रीन इंडिया मिशन एक अलग योजना थी। तो हमारा एक गलत हो जाता है और एक गलत हो गया। कृषि उत्पाद के संवर्धन हेतु द्वितीय हरित क्रांति आरंभ करना जिससे भविष्य में सभी प्रकार की खाद्य सुनिश्चित हो। तो यानी कि द्वितीय हरित क्रांति को लाना और जिससे हमारी सभी खाद्य सुरक्षा एक तरीके से सुनिश्चित हो सके। और आप क्वेश्चन क्या पढ़ रहे हैं? ग्रीन इंडिया मिशन, और इसमें खाद्य सुरक्षा की बात हो रही है, कहीं नहीं मैच कर रहा है डायरेक्टली। तो आप दूसरा काट देंगे तब भी आप 50-50 पे पहुँच चुके थे। और वन आच्छादन का पुनर्प्राप्ति और संवर्धन करना तथा अनुकूलन और न्यूनीकरण यानी कि एडिप्टेशन और मिटिगेशन के संयुक्त उपायों को परिवर्तन या प्रत्युत्तर देना। तो यानी कि हमारा तीसरा वाला बिल्कुल सही है। अगर आपने दूसरा वाला काट दिया और पहले और तीसरे में अगर आप कंफ्यूज होंगे तो आप आराम से तीसरे वाले को सेलेक्ट कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा, द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम है ना बायो डाइवर्सिटी यानी कि TEEV पारितंत्र एवं जैव विविधता का अर्थतंत्र नामक पहल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह पहल जिसकी मेजबानी UNEP, IMF, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये सब करते हैं क्या? तो मैंने इससे पहले भी अभी जस्ट क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। मतलब बहुत सारे अगर देश बोल दे तो मतलब कि अपने आप में एक संस्था है और इसको इसमें इतना काउंट कर दे तो कहीं ना कहीं गलत ही होगा। यह विश्वव्यापी पहल है जो जैव विविधता के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करने पर केंद्रित है। यह ऐसा उपागम प्रस्तुत करता है जो पारतंत्र एवं जैव विविधता के मूल्यों की पहचान, निर्देशन, अभिग्रहण एवं धारणा की सहायता कर सकता है। तो हमारा तीसरा वाला भी सही है। अब यहाँ पे देख रहे होंगे, हो सकता है आपको जो क्वेश्चन पढ़ के आप गए हो कितना भी, पर आपको क्वेश्चन शायद ये पढ़ा मतलब कि एग्जाम में पढ़ा हुआ मिले। अब इसको कैसे सॉल्व करना है? आप इसको क्या है अपने कॉमन सेंस से ही सॉल्व करेंगे। अब आप अगर सोच के जाएंगे कि आप क्या है इसको पढ़ के सॉल्व कर देंगे तो 99% चांस है कि आप इसको पढ़ के भी नहीं जाएंगे। यानी कि आपको क्या ऐसा क्वेश्चन जो आया होगा कि आपने बहुत सारा करंट अफेयर्स पढ़ा होगा परंतु उसमें जो क्वेश्चन मिला ही नहीं होगा। और बहुत मतलब कि रेयर चांस है कि आपको जो क्वेश्चन आप पढ़ा हुआ मिल जाए। तो आपको कैसे सॉल्व करना है? यहाँ पे आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे कि आपको क्या पहले वाले में थोड़ा सा डाउट करना है और उसको हटा देना है। जब आप पहले वाले को हटा देंगे तो 50-50 पे पहुँच जाएंगे और नॉर्मली आप आराम से समझ जाएंगे कि ये दोनों जो वाक्य हैं कॉमन सेंस के जरिए मतलब कि बनाए हैं और आराम से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। समाचारों में कभी कभी दिखने वाला रेड सैंडर्स, सीधी सी बात है, यानी कि लाल चंदन की बात हो रही है। जो पुष्पा मूवी आई थी उसी टाइम पे काफ़ी चर्चा में रहा था, मतलब कि उस टाइम पे चर्चा में नहीं रहा था बल्कि उस टाइम पे रेड सैंडर्स चर्चा में रहा था। के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दक्षिण भारत के एक भाग में पाई जाने वाली वृक्ष की प्रजाति है। तो आप नॉर्मली समझ गए होंगे, मैंने आपको पहले बता दिया लाल चंदन है। ये दक्षिण भारत की उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, तो मैंने आपको जस्ट बताया था कि पर्णपाती वन है, तो वर्षा नहीं है हमारा। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है? यह सरकारों एवं व्यवसायों के नेतृत्व देने वाला व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिणाम निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतर सरकारी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण साधन है। तो बिल्कुल सही बात है, हमारा पहला वाला ही सही है। परंतु अन्य विकल्प भी हम लोग थोड़ा सा सरसरी नज़र में पढ़ लेते हैं। ये ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और पारितंत्र अनुकूलन प्रौद्योगिकी को अपनाने हेतु विकासशील देशों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु संयुक्त राष्ट्र की पहल है।
अब देख रहे होंगे कि आप एक पैटर्न देख रहे होंगे कि जो विकल्प गलत होता है उसमें कहीं ना कहीं बोल देता है वित्तीय प्रोत्साहन देना और संयुक्त राष्ट्र की एक शाखा है या फिर एक पहल है, तो 90% चांस होता है इस प्रकार का जो विकल्प होता है वो गलत होता है। ये 2022 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को एक निर्दिष्ट स्तर पर कम करनी हो तो संयुक्त राष्ट्र की सभी देशों को हो ही नहीं सकता। यह विश्व बैंक द्वारा प्रेषित है, रीड के पहलों में से एक है, तो ये भी हमारा गलत है। और लास्ट का हमारा यानी कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यूएन रीड प्रोग्राम की समुचित अभिकल्पना और प्रभावी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। यानी कि जो यूएन रीड है वो क्या योगदान दे सकता है? जैव विविधता का संरक्षण, बिल्कुल सही बात है। वन्य पारिस्थितिकी का समुत्थानशीलता, बिल्कुल सही है। गरीबी कम करना, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि गरीबी नहीं है, तो गरीबी भी हमारा क्या इसमें शामिल है, क्योंकि गरीबी का डायरेक्टली क्या है, हर एक चीज़ से संबंध होता है। अगर गरीबी कम होगी तो कहीं ना कहीं पर्यावरण प्रदूषण भी कम होगा, तो यानी कि गरीबी का भी हमारा इससे डायरेक्टली संबंध है। तो आप सोचेंगे गरीबी का पर्यावरण से कैसे, तो आप समझ सकते हैं कि अगर गरीबी कम हुई, सीधी सी बात आप समझ सकते हैं कि चूल्हे पे खाना बन रहा है तो उसका भी कम हो जाएगा, या फिर और भी अदर मतलब कि जो भी होता है वो सब कम हो जाएगा। तो चलिए आज का क्या हम लोग लास्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेते हैं। बाकी आप लोग क्या है वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहेंगे। कभी कभी समाचार में आने वाला गार्डिगल समिति, कस्तूरी रंगन समिति किससे संबंधित है? सीधी सी बात है, सामाजिक सुधारों से नहीं है, गंगा नदी से भी नहीं है, नदी जोड़ने से भी नहीं है, पश्चिमी घाट के संरक्षण से संबंधित हमारी जो है गार्डिगल समिति और कस्तूरी रंगन समितियाँ थीं। तो आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो में।